पिछले हफ्ते ईरान की सड़कों पर जो हुआ, अगर उसे सिर्फ स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट्स या पीपल राइजिंग अप कहकर समझा जाए तो पूरी तस्वीर ही गायब हो जाती है। असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड और इंटरनेशनल है। ये अचानक हुआ केओस नहीं था, बल्कि एक केयरफुली डिज़ाइंड ऑपरेशन था जो इकोनॉमी से शुरू होकर स्ट्रीट वायलेंस और फिर सीधे मिलिट्री स्ट्राइक तक जाना था। ये पूरा सीक्वेंस दिसंबर 28 से किक ऑफ होता है, उसी वक्त जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहा था और ठीक 24 घंटे पहले ट्रंप की मीटिंग बेंजामिन नेतन्याहू से होने वाली थी। उसी विंडो में CIA और MSAD ने मिलकर ईरान की करेंसी को क्रैश करने की कोशिश की। लॉजिक सीधा था, करेंसी गिरेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, गुस्सा फूटेगा, प्रोटेस्ट होंगे और फिर सरकार इलेजिटिमेट दिखेगी। ये कोई इमेजिनरी पावर नहीं है। अगर जॉर्ज सोरोस अकेले यूके जैसी इकोनॉमी को हिला सकता है, तो US ट्रेजरी के बैकिंग वाले इंटेलिजेंस एजेंसीज ईरान के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती? करेंसी क्रैश ने प्रोटेस्ट इग्नाइट किए और उसी पल वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव रेडी था। ऑर्गेनिक अपराइजिंग, पीपल अगेंस्ट द मुल्लाज, फ्रीडम मूवमेंट। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। प्रोटेस्ट सिर्फ एंगर नहीं थे, वे कोऑर्डिनेटेड थे और कोऑर्डिनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार किया गया था। स्टारलिंक टर्मिनल्स ईरान में अचानक नहीं उगाए, ये हेवन से गिरे मन्ना नहीं थे। इन्हें इंटेलिजेंस चैनल्स के जरिए खरीदा गया, स्मगल किया गया और उन ग्रुप्स को दिया गया जो पहले से ईरानियन स्टेट के खिलाफ थे। कर्ड्स, MEK, बलूच ग्रुप्स, अजेरी एलिमेंट्स। सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, वेपन्स, एमो और कैश भी फनल किया गया। स्टारलिंक के जरिए कोऑर्डिनेशन हुआ, टारगेट्स तय हुए, अटैक्स प्लान हुए। यह तब तक चला जब तक ईरान ने कंट्रोल वापस नहीं लिया। गेम तब पलटी जब ईरान को रशिया की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट मिली। इंटरनेट ट्रैफिक ट्रैक किया गया, स्टारलिंक सिग्नल्स आइडेंटिफाई किए गए, सिस्टम डिसरप्ट किया गया, स्टारलिंक शटडाउन हुआ। जैसे ही कम्युनिकेशन बैकबोन टूटा, प्रोटेस्ट की कोऑर्डिनेशन कोलैप्स हो गई। उसके बाद ईरानियन सिक्योरिटी सर्विसेज मूव में आई, अरेस्ट हुए, सेल्स डिसमेंटल हुए, वायलेंस कर्ब हुई। और यही वो मोमेंट था जिसने पूरे लार्जर प्लान को डीरेल कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ प्रोटेस्ट तक सीमित प्लान नहीं था। अगर ये ऑपरेशन लास्ट फ्राइडे तक डिसरप्ट नहीं होता तो ट्यूसडे को US मिलिट्री स्ट्राइक प्लान थी। अजम्पशन ये था कि गवर्नमेंट इतनी डिस्क्रेडिटेड हो चुकी होगी कि स्ट्राइक के बाद कोलैप्स हो जाएगा। नैरेटिव पहले से सर्कुलेट हो रहा था, मुल्लाज मॉस्को भागने वाले हैं। यह नहीं हुआ और यही वजह है कि ट्रंप ने बॉम्बिंग कॉल ऑफ की। इसका मतलब यह नहीं है कि असॉल्ट खत्म हो गया है, इसका मतलब सिर्फ यह है टाइमिंग बिगड़ गई। अटैक पोस्टपोन्ड हुआ, कैंसिल नहीं। US और इजराइल को एक और रियलिटी ने भी रोका, मिलिट्री वल्नरेबिलिटी। मिडिल ईस्ट में US के हजारों ट्रूप्स और बेसेस हैं, लेकिन इफेक्टिव एयर डिफेंस नहीं है जो ईरान के मिसाइल से सबको प्रोटेक्ट कर सके। इजराइल का डोम भी पिछली बार काम नहीं कर पाया था। जून में जो हुआ वो इजरायलीज भूल नहीं सकते। इसलिए स्टारलिंक फेलियर, मिसाइल रियलिटी और लैक ऑफ इंसरेक्शन, इन सब ने नेतन्याहू को भी पॉज करने पर मजबूर किया। ये बात तब और क्लियर हुई जब वॉशिंगटन पोस्ट जैसे आउटलेट्स में नैरेटिव अचानक 180 डिग्री घूम गया। 6 दिन पहले गो टाइम लिखने वाले वॉइसेस अब सॉफ्ट पावर की बात करने लगे। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मतलब शायद अब समझ में आ गया था। लेकिन US मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने कोई लेसन नहीं सीखा। अंदर वही एरोगेंस है, हम श्रेड कर देंगे, उनकी मिसाइल्स लास्ट 30 सेकेंड्स में फेल हो जाएंगी, कुछ मैन्योर हवा में जाएगा और गिर जाएगा। यह बिलीफ टॉप से लेकर जूनियर ऑफिसर्स तक फैली हुई है। जून में क्या हुआ, उससे कुछ नहीं सीखा गया। रशिया को यूक्रेन में रोक नहीं पा रहे, लेकिन ईरान को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस अभी भी इंटैक्ट है। और पॉलिटिक्स में तो हालत और भी खराब है। लिंजी ग्राहम जैसे लोग ओपनली कह रहे हैं रजीम डेज आर नंबर्ड। कोई सीरियस पॉलिटिशियन यह नहीं कह रहा कि ईरान हमारा एनिमी नहीं है। झूठ पर झूठ स्टैक्ड है। ईरान ने अमेरिकन्स मारे, ईरान ज्यूज और क्रिश्चियन से नफरत करता है, जबकि तेहरान में दुनिया की सबसे पुरानी जूविश कम्युनिटीज में से एक आज भी रहती है। इस बीच रशिया वाला फ्रंट भी इस कहानी से जुड़ जाता है।
दिसंबर 28 को पुतिन के रेसिडेंस पर ड्रोन अटैक हुआ। रूसी रिएक्शन अनयूजली फ्यूरियस था। मॉस्को का मानना है यह सिर्फ मैसेज नहीं था, यह असैसिनेशन अटेम्प्ट था। पुतिन को जियोलोकेट करने की कोशिश। पब्लिकली डिप्लोमेसी काम रखी गई, लेकिन इंटरनली एंगर रियल था। पुतिन ने सडनली नेगोशिएटिंग पोजीशन हार्डन कर दी। नाटो को 1991 बॉर्डर्स पर वापस जाने की बात। यह रेटोरिक हो या सिग्नल, इतना साफ था कि रशिया अब किसी यूएस प्रॉमिस पर भरोसा नहीं करता। यूएस की रिकॉर्ड रशिया के सामने है। एबीएम से निकलना, आईएनएफ से निकलना, एग्रीमेंट्स तोड़ना, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करना, उस डिस्ट्रस्ट पर आखिरी मुहर था। इस पूरे केओस में वेनेजुएला खुद एक वार्निंग बनकर खड़ा है। सेनेट में गिने चुने लोग हैं जो कह रहे हैं मिलिट्री ब्लॉकेड भी वॉर ही होती है, बाकी सब हिपोक्रेसी में डूबे हैं। CIA डायरेक्टर का इंटरिम वेनेजुएलन लीडरशिप से सबसे पहले मिलना एक्सीडेंटल नहीं है। मैसेज साफ है, रेजीम चेंज मिलिट्री और इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है, डिप्लोमेसी नहीं। ऑयल का बहाना भी खोखला है। वेनेजुएला ग्लोबल प्रोडक्शन का छोटा हिस्सा है। कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि $50 पर बैरल का दावा फैंटेसी है। असल मोटिव पावर, पनिशमेंट और सिलेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। जब आप इन सारी थ्रेड्स को जोड़ते हैं, ईरान, रशिया, वेनेजुएला, तो एक ही पैटर्न दिखता है। इंटरनेशनल लॉ इररेलेवेंट है, रूल्स इररेलेवेंट है, बिगेस्टिक ही रूल है। रशिया और चाइना इसे देख रहे हैं। इसी वजह से गोल्ड बाइंग बढ़ रही है, डॉलर एक्सपोजर घट रहा है, कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो रहा है। ये बेहद डेंजरस मोमेंट है। किडनैपिंग प्रेसिडेंट्स नॉर्मल हो रहा है, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स नॉर्मल हो रहे हैं, वॉर्स विदाउट डिक्लेरेशंस नॉर्मल हो रहे हैं। और फिर भी नैरेटिव यही है, नथिंग टू सी हियर। अगर कोई लेसन है तो बस यही, ये सिस्टम्स अब स्टेबिलिटी प्रोड्यूस नहीं करते, वे सिर्फ एस्केलेशन प्रोड्यूस करते हैं। और हर पोस्टपोन वॉर अगली वॉर को और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बना देता है। यही असली स्टोरी है जिसे नॉइस के नीचे दबाया जा रहा है।